हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। CAPF AC 2022 में मेंटरशिप प्रोग्राम में आज हम टारगेट सेशन 12 देखेंगे। यानी कि आज अब जो है टास्क आपका नेक्स्ट मिलेगा। जैसा कि आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हो इस समय ज्योग्राफी पे पेपर 1 में। तो जो आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट था उसमें हमने बेसिक्स आपको बोले थे। क्लास 11th वाला जो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट को पढ़ने के लिए, और जिन कैंडिडेट को प्रॉब्लम है तो वो आप एनसीईआरटी के ज्योग्राफी को 6 क्लास से पढ़ सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हमारी अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट होती है। ये नहीं है कि हम ये सोचें कि हम क्या 6 क्लास का भी अब पढ़ सकते हैं। नहीं, 6 क्लास 7 क्लास जो आपको मर्जी है, जहां आपको डिफिकल्टी आ रही है वहां से करो। हम अपने लिए जरूरी हमारे लिए है कि हम क्या समझ रखते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है। एट द एंड ऑफ द डे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोई क्या जान रहा है ये मायने नहीं रखता, हमारी कितनी समझ है ये मायने रखता है। और लॉट ऑफ कैंडिडेट हैं कि जिनके कुछ सब्जेक्ट स्ट्रांग होते हैं, कुछ पुअर होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं। तो आप अपना एनालाइज करो कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट सही है और कौन सा सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, किस पेपर में हमको कितना अधिक मेहनत करना है, ये आप बखूबी जानते हो। हमें ये कोशिश करना है कि हमें अपना मार्क्स मैक्सिमाइज करना है। वो किसी भी तरीके से हो, किसी भी तरीके से इन द सेंस कि या तो आप पेपर 1 में बहुत अच्छे करो, पेपर 2 में बहुत अच्छे कर सकते हो। पेपर 1 में कुछ सेक्शन बहुत अच्छे हैं तो उस पर अच्छा क्वेश्चन बनना चाहिए। लेकिन किसी भी सेक्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं कर सकते हो कि हमारा ज्योग्राफी अच्छा नहीं है तो हम इसे छोड़ दें, या इकोनॉमी हमारा अच्छा नहीं है इसे छोड़ दें। आपको सारे को करना है, चाहे जो भी सेक्शन आपका हो उन्हें आपको प्रॉपर तरीका से करना है। तो इसमें हम जो ये वाला है आपका पार्ट, ये 22 फेब तक इसको कंप्लीट करना है। जो इसके पहले हमने पार्ट 1 पेपर 1 में दिया था ज्योग्राफी में, वो आपका कल तक यानी कि 14 फेब तक उसको कंप्लीट करना था। और इसको जो आपको है ये 22 फरवरी तक ये वाला हमें कंप्लीट करना है। इसमें आपको 2 बुक पढ़ने के लिए देंगे हम। देखो, ये आपको ऑलरेडी किया जा चुका है एनसीईआरटी 11, वो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, ये आपको दिया गया था। अब जो क्लास 12th वाला है इसमें हम ये आपको करना है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। और मैप एंड एटलस वगैरह है, आप वो रेगुलर कर रहे हो आई होप। इसमें ये नहीं है कि इसका कोई सेशन नहीं है कि आप इस बीच में करोगे। इनफैक्ट मैप जो आपका है या एटलस जो है, वो उसको हर डे इनफैक्ट हैबिट में ये करो कि किसी चीज को जस्ट इमेजिन करो कि ये हैबिट यदि बना लेते हो तो ये बहुत अच्छा होता है। कि मान के चलो कि आपने दिन भर में जो स्टडी किया, चाहे वो हिस्ट्री का हो या कुछ ज्योग्राफी में हो या फिर साइंस, या कुछ भी ऐसी चीज को देखते हो, किसी भी चीज को आप पढ़ते हो या न्यूज़पेपर को, कोई भी ऐसा आपका आर्टिकल आता है जिसमें कहीं मैप के बारे में जिक्र होता है या किसी कंट्री के बारे में जिक्र होता है, किसी एरिया के बारे में जिक्र होता है, तो इवन इफ यू आर नॉट हैविंग डायरेक्ट कोरिलेशन विद दैट, लेकिन ट्राई करो कि उसको हम देखें। फॉर एग्जांपल, अब स्वेज कैनाल आ गया तो आप उसको देखो। अंडमान निकोबार से रिलेटेड कुछ आ गया तो उसके मैप को एक बार देखो कि उसके पास से कौन कौन सा पासेज है, कितना डिग्री चैनल उससे पास करता है, कितना डिग्री है। तो एक ये देखने की हैबिट बना लोगे तो उसका सही रहेगा। ऑलरेडी हमने ये बोला था कि जो बिगनर्स हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं 6 क्लास से। और हमेशा ये कोई ऐसा नहीं है कि दिस इज द एंड, आप जितना अधिक कर सकते हो। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि बेसिक्स को पहले कमांड रखो। इसका मतलब नहीं है कि आप ज्यादा नहीं करोगे, इतने करके रह जाओगे, नहीं। आप जितना अधिक कर सकते हो उतना ये फायदा है, ठीक है। तो ये फेज ऑलरेडी आपको बताया कि जो वो आपको कंप्लीट करना है तो था 22 तक। तो ये वाला यानी सेकेंड फेज आपका है, तो 22 तक आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब ये यदि हम देखते हैं 12th क्लास में
टू है ज्योग्राफी की, टू बुक्स है। वन है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इनफैक्ट 11th क्लास में भी देखे होंगे। एक आपका था फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, और उसके बाद इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट 11th में देखो। तो एक यानी कि थ्योरेटिकल चीजों को डिसाइड करता है कि थ्योरेटिकल आपको ग्राउंड देता है, और दूसरा एक तरह से इंडिया के कंटेक्स्ट में मेजोरिटी ऑफ चीजें जो भी हमको देखना है, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है उसका, और दूसरा है इंडियन कंटेक्स्ट में देखना है। अब यदि हम देखें एज ए असिस्टेंट कमांडेंट, तो या कोई इस ढंग का कोई भी जॉब यदि आप इंडिया में करते हो, तो मेजोरिटी क्या है, आपको इंडिया में सर्व करना है। यस, फ्यू पीपल हैं जो फॉरेन सॉइल पे जाते हैं, इनफैक्ट आप में से भी जो हो कुछ लोग को मौका मिलेगा जो कि यूएन पीस कीपिंग या कोई और मिशन में फॉरेन जाने का। लेकिन मेजोरिटी पार्ट आपको क्या है, इंडिया में सर्व करना होता, मेजोरिटी ऑफ पीपल को इंडिया में सर्व करना हो, तो इंडिया के बारे में हमें जरूरी जानना होता है। अब फर्स्ट इसमें देखोगे, टोटल आपके 10 चैप्टर हैं और इसको 4 यूनिट्स में बांटा गया है। अब ये करा है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। इनफैक्ट यदि आप 11th क्लास का जब फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी देख रहे थे, तो पहला जो चैप्टर था ज्योग्राफी को एज ए सब्जेक्ट के तौर पे डिफरेंट स्ट्रीम से, डिफरेंट सेक्टर से ये किया गया था कि इस सब्जेक्ट से ज्योग्राफी कैसे रिलेटेड है। तो देखोगे उसमें आपने एक ह्यूमन ज्योग्राफी भी देखा था, ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी आपने देखा, बहुत इकोलॉजिकल ज्योग्राफी आपने देखा, बहुत सारे टाइप्स के ज्योग्राफी में पार्ट आपके डिवाइड किए हुए थे। तो उसमें एक आपका है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसमें पहला जो चैप्टर इंट्रोडक्शन है कि ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, किस ढंग से हम उसको स्टडी करेंगे। कोई भी है ज्योग्राफी है, जो ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं तो सिर्फ नदियों और पहाड़ों और झीलों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ह्यूमन का वहाँ एग्जिस्टेंस आवश्यक होता है। हाँ, टू मच इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन काइंड, जो मनुष्यों का टू मच इंटरफेरेंस ने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम ह्यूमन को इग्नोर कर देंगे। विदाउट ह्यूमन इट इज नॉट पॉसिबल टू डू द मेनी थिंग्स। ऑब्वियसली है कि जो अर्थ है या पृथ्वी है, एक ऐसा टाइम था जब ह्यूमन बीइंग नहीं थे, तब भी ये अर्थ थी। हो सकता है कल के डेट में ह्यूमन बीइंग ना होंगे तब भी ये अर्थ होगा। लेकिन एक तरफ ह्यूमैनिटी को हटा दो तो कुछ, बहुत कुछ उसका स्टडी के लिए तो कोई नहीं बचता ना, ठीक है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप इसमें। नेक्स्ट आपका है जो चैप्टर नंबर 2, यूनिट यदि 2 देखोगे, तो एक तरह से इसको पॉपुलेशन से स्टडी किया गया है कि द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। तो इसमें होल वर्ल्ड के बारे में देखा जाएगा कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस एरिया में किस ढंग से है। जैसे आज हम इंडिया का अभी देखोगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में यदि देखोगे, तो हमारी फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.0 आ गया है, यानी कि रिप्लेसमेंट रेट से बिलो पर पहुंच गया। 2.1 इंडिया के केस में इसको रिप्लेसमेंट रेट ऑफ फर्टिलिटी कहते हैं। तो देखोगे कि इनफैक्ट ऑब्वियसली इस बुक में यदि देखोगे तो आपको ओल्ड चीजें होंगी, बहुत सारे कुछ चीजों को ऑब्वियसली है आपको करंट अफेयर्स में उसको अपडेट करना होता है। लेकिन जब हम इसमें देखते हैं तो वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो किस एरिया में देखोगे किस ढंग से डिविजिबल है। इनफैक्ट यदि हम देखें तो कुछ फ्यू परसेंटेज ऑफ पीपल हैं वो मैक्सिमम रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ एक लार्ज सेक्शन है जिसके पास बहुत कम है, ठीक है। फिर पॉपुलेशन कंपोजिशन कि किस एज में एक तरह से कितने पॉपुलेशन है, किस ढंग से। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन बीइंग को सिर्फ प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट इमेजिन करो कि एक पर्सन है, एक पुअर पर्सन है, उसके 4 बच्चे हैं। अब वो 4 बच्चे हैं यदि, तो वो आपके प्रॉपर तरीका से रिसोर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं यदि वो पर्सन पुअर है, उसके पास बेसिक रिसोर्सेस नहीं है, उसके पास हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करने की सुविधा नहीं है, या उसके पास एजुकेशन का प्रॉपर। अब ये बोलोगे कि गवर्नमेंट ने सारी चीजें तो फ्री करा रखी है, तो जस्ट इमेजिन करो सरकारी स्कूल की क्या स्थिति है आप जानते हो, सरकारी हॉस्पिटल और जो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज क्या हैं, उनकी क्या सर्विसेज है, ये आपको पता है। यस, वहां ऐसा नहीं है कि डॉक्टर क्वालिफाइड नहीं है, टीचर क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन स्थिति क्या है ये आप जानते हो। तो एक पुअर पर्सन यदि है तो वो प्रॉपर तरीका से अपना जो ह्यूमन रिसोर्सेस है उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता है। लेकिन वही जस्ट इमेजिन करो कि एक बहुत रिच पर्सन है, एक बिलियनायर है, एक फाउंडर ऑफ यूनिकॉर्न है, तो उसके यदि 6 चिल्ड्रन भी होंगे तो शायद वो हो सकता है 6 बिलियनायर को बना दे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट जैसे आप ये यूनिट 3 में देखोगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी देखोगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमने अब तक एक तरह से 3 सेक्टर्स के इकोनॉमी को देखा था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। इसमें देखो क्वाटरनरी सेक्टर भी आया है और क्वेनरी भी एक एक बॉक्स में आपको दिया हुआ रहेगा, क्वेनरी सेक्टर। ठीक है, तो जिसमें आप प्राइमरी से ऑलरेडी अवेयर हो। प्राइमरी सेक्टर का मतलब ये है कि जो हम मदर नेचर से, मदर अर्थ से हम डायरेक्ट प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर है, फार्मिंग सेक्टर है, एनिमल हस्बेंड्री है, या फिर जो आपका माइनिंग एंड क्वेरिंग है। तो ये प्राइमरी सेक्टर का मतलब है डायरेक्ट हम डिपेंडेंट है नेचर पे। सेकेंडरी है, प्राइमरी सेक्टर के जो प्रोड्यूस हैं उसको सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चर करते हैं। फॉर एग्जांपल टोमेटो हमने डायरेक्ट लैंड पे कल्टीवेट किया, अब उस टोमेटो से हमने केचप बनाया। मैंगो को हमने डायरेक्ट अर्थ पे लगाया, मैंगो का ट्री, और एक मैंगो का ट्री हो सकता है 50 साल 100 साल तक चल सकता है। बहुत सारे पुराने ओल्ड पेड़ आप देखे होंगे कि 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल 100 साल तक ये रह रहे हैं। लेकिन उस मैंगो को आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो कुछ दिन तक आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन उस मैंगो के पिकल्स बना दो तो वो लंबे समय तक 2 साल तक भी चल सकता है। उस मैंगो के आप फ्रूटी जूस बना दो, मैंगो जूस बना दो तो और मतलब लंबे समय तक चलेगा, महीना 2 महीना 3 महीना, डिपेंडिंग ऑन कि उसमें आप क्या क्या कंपोनेंट्स मिलाते हो, या कुछ और उसके आइटम्स ये बना सकते हैं। उसी ढंग से है, सपोज व्हीट है तो उससे आप ब्रेड बना रहे हो और बहुत सारे बिस्किट बना रहे हो। ठीक है, तो ये आपका सेकेंडरी में। टर्सरी में आपका सर्विसेज सेक्टर आता है। फिर एक तरह से जो क्वाटरनरी और क्वेनरी है वो फोर्थ और फिफ्थ स्टेज है, वो एक तरह से सर्विसेज सेक्टर को एक्सटेंशन, एक तरह से मैं समझता हूँ कि सर्विसेज सेक्टर को एक तरह से अलग में बांट दिया गया। अब ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, हाउएवर ये आपका सर्विसेज सेक्टर का एक पार्ट है, लेकिन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जैसे देखो तो 15 से 20% तक जो आपका जीडीपी है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट किया जाता है इससे। क्यों? अभी जस्ट इमेजिन करो, कोविड-19 था, सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। लोग एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं मूव कर रहे थे, लेकिन बुनियादी चीजों की तो उन्हें जरूरत थी ही। भोजन तो वो फिर भी करेंगे, वो अपने सारी एक्टिविटी को तो करेंगे। मेडिसिन की जरूरत है तो मेडिसिन तो लेंगे, डॉक्टर के पास जाना है तो डॉक्टर के पास जाएंगे, या फिर आप यदि फिजिकल मूवमेंट नहीं कर रहे हो तो आपके पास कम्युनिकेशन के मीडियम मोबाइल। जस्ट सोचो, हम लोग आज जिस इन्वायरमेंट में जी रहे हैं, मोबाइल और इंटरनेट के बिना शायद लाइफ ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं होगा। ए लॉट ऑफ पीपल हो, मेजोरिटी ऑफ पीपल इसमें जो भी हो, वो फिजिकल रूप से एक तरह से फिजिकली क्लास मान के चलो हमारे से नहीं किए हो। कुछ एक लिमिटेड हैं जो फॉर एग्जांपल इलाहाबाद में हमसे क्लासेस, फिजिकल क्लासेस अटेंड करते थे, लेकिन मेजोरिटी आप लोग हो जो भी यूट्यूब पे जो मुझे अभी देख रहे हो, जो फॉलो कर रहे हो, जो गाइडेंस ले रहे हो, तो आप मुझे एक्चुअली फिजिकली नहीं हमसे मिले हुए हो। हाँ, आप जानते हो कि हम यूट्यूब के थ्रू जुड़े हुए हो, जो भी कम्युनिकेशन होता है हम आइदर मोबाइल के थ्रू या फिर आपको इंटरनेट के थ्रू, या तो जूम मीटिंग या यूट्यूब के थ्रू आप ये कम्युनिकेशन में हो, तो ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आपका है इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड आज का चीज नहीं है। ट्रेड आप देखोगे, सिल्क रोड का आपने नाम सुना, तो वो बहुत पुराना से लंबे समय से चल रहा है। ठीक है, तो वो आज जो है वो एक्सटेंशन उसका हो गया है। पहले देखोगे कि लैंड बेस्ड ट्रेड मेनली था, फिर उसके बाद आप देखोगे कि मिडाइवल पीरियड में जो था वो आपका इनफैक्ट लास्ट 100 ईयर से देखा जाए तो जो एयरवेज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। उसके पहले आप देखोगे कि इंटरनेशनल ट्रेड में वाटरवेज जो है, सबसे पहले आपका लैंड रूट था, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, सिल्क रूट जो है था। उसके बाद वाटरवेज ने इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट अंग्रेजों ने या फिर पोर्टुगीज और बहुत सारे जो कंट्री थे यूरोपियन, वो नेवल सुप्रीमेसी के कारण ही दूसरे पे कंट्रोल कर पाए। तो इंटरनेशनल ट्रेड इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कोई कंट्री ऐसा नहीं है जो सेल्फ सफिशिएंट है ट्रेड पे, वो डिपेंडेंट है। और यदि एग्रीगेट देखा जाए तो ट्रेड सती जुडिशियसली हो तो ट्रेड विन विन सिचुएशन ऑल के लिए है। लेकिन हाँ, कुछ कंट्री ऐसे हैं जो बहुत पावरफुल है, जो दूसरे पर एक तरह से थोपते हैं, तो उन चीजों को छोड़ दिया जाए तो इंटरनेशनल ट्रेड सही है।
नेक्स्ट आपका जो लास्ट है ह्यूमन सेटलमेंट। तो डिफरेंट टाइप्स के एरिया में डिफरेंट सेटलमेंट्स हैं। इनफैक्ट शुरू में देखोगे इनिशियल पीरियड में तो लोग जो थे कहाँ बसते थे, जो पानी के स्रोत जहाँ होते थे, जहाँ नदी होते थे, जहाँ झील होते थे, इन सब के किनारे वो सेटलमेंट करते थे। ग्रेजुअली धीरे धीरे है चीजें चेंज हुई। आज के डेट में हर वो जगह, इनफैक्ट देखो कुछ ऐसे जगह है जहाँ नए सिटी बनाए जाते हैं, हो सकता है वहाँ बहुत सारी चीजें उपलब्ध ना हो। इनफैक्ट देखोगे कि फतेहपुर सिकरी जो अकबर ने बनाया, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने, तो वहाँ वाटर की समस्या थी। लेकिन शेख सलीम चिश्ती के कारण जो कहा जाता है कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने वहाँ नगर बसाया। ऑब्वियसली उसके कुछ और स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस भी थे, लेकिन वाटर की स्कार्सिटी, वाटर की समस्या के कारण जो है फिर उस शहर को छोड़ देना पड़ा और आगरा में ही प्रॉपर तरीका से फिर से रिटर्न बैक हो गए। आगरा देखोगे कि यमुना नदी के किनारे है, तो यमुना नदी, इनफैक्ट ताजमहल आप देखो या आगरा फोर्ट देखो, तो सब जो है यमुना नदी के किनारे है। तो क्या है कि वहां वाटर की समस्या ये नहीं थी। आज की डेट में देखोगे कि हमारे पास मॉडर्न सुविधाएं हैं। इनफैक्ट गंगा का पानी देखोगे कि बिहार वगैरह में गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है कि थ्रू पाइप वाटर गंगा का डिफरेंट एरिया में प्रोवाइड कराई जा रही है। तो ये ह्यूमन सेटलमेंट भी डिफरेंट टाइप्स के इंपॉर्टेंट है। अब जो है हम स्पेसिफिक इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे कि इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ठीक है। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। तो पॉपुलेशन जो है हमने ग्लोबल लेवल पे देखा पहला, इसके पहले वाले बुक में, ठीक है। अब इसमें जो है इंडिया के कंटेक्स्ट में कि किस ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन है। इंडिया में ही देखो तो डिफरेंट स्टेट्स हैं जिनके रिप्लेसमेंट रेट, ये फर्टिलिटी रेट डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल अभी बिहार में फर्टिलिटी रेट इंडिया में सबसे ज्यादा है मान के चलो। लेकिन केरल में देखो बहुत पहले ही हम रिप्लेसमेंट रेट से बिलो ये पहुंच गए हैं। यानी कि केरल यदि फॉर एग्जाम्पल देखो तो वो ग्लोबल लेवल पे compete कर रहा है। दुनिया के जो एडवांस कंट्री हैं बहुत सारे पैरामीटर पे, एजुकेशन से लेकर के और बहुत सारे पैरामीटर पे वो उस कंडीशन में है। फिर आपका देखो माइग्रेशन, इनफैक्ट देखो इकोनॉमिक सर्वे में भी लेटेस्ट में देखे होंगे, और इनफैक्ट कोविड-19 के बाद जो है माइग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। और माइग्रेशन पर हमेशा तैयार रहो कि इस पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2, इस पर आपको पूछ जाएगा। तो माइग्रेशन टाइप्स, कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस। देखो माइग्रेशन क्यों होता है, दो कारण होता है। एक इसके या तो पुश फैक्टर होता है या पुल फैक्टर होता है, ठीक है। पुश फैक्टर या पुल फैक्टर। अब जस्ट इमेजिन करो कि आपके एरिया में यदि सूखा पड़ रहा है, रोजगार की संभावनाएं नहीं है, या फिर आप बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, या फिर मेडिकल सर्विसेज की सुविधा नहीं है, एजुकेशन की नहीं, तो वो क्या है, पुश कर रहा है आपको कि सुविधाएं वहां नहीं है, उससे वंचित होकर के आप जा रहे हो। अब कोई आदमी है उसको एक साल में बस 50 दिन ही रोजगार मिल रहा है, या आज के डेट में एमजी नरेगा है, लेकिन एमजी नरेगा से आप पर फैमिली सपोज 1 मेंबर को ही एलिजिबल है। आपका ये राइट है पर फैमिली 1 पर्सन। लेकिन मान के चलो किसी फैमिली में ज्यादा लोग हैं, तो एक ही लोग को रोजगार मिल रहा है 100 दिन, लेकिन शायद उस 100 डे से उसका काम नहीं चलेगा, तो वो बाहर जाएगा रोजगार की तलाश में। या किसी के पास कोई खेत नहीं है, कुछ नहीं है घर, सोचता ठीक है यहाँ मैं जो रह रहा हूँ बेटर है, वहां कमाऊंगा। तो ये पुश फैक्टर हुआ। पुल फैक्टर है कि शहर अपनी ओर खींचता है, बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है तो आप वहां जाते हैं, अच्छी कोचिंग मिल रही है, अच्छी मेडिकल सुविधाएं मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर। आज के डेट में सपोज मेजोरिटी ऑफ रूरल एरिया में भी आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रॉपर तरीका से मिल रहा है। एक टाइम था, मैं 20 ईयर्स बैक यदि लाइफ को देखता हूँ, तो बहुत बार क्या है, लाइट नहीं है तो हो सकता है 15 दिन तक कंटिन्यू नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये फिर इसमें माइग्रेशन आपको देखना है। ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट देखो आपने वर्ल्ड लेवल पर भी देखा और इसमें भी देखना है। ह्यूमन सेटलमेंट आपने वर्ल्ड लेवल पे भी देखा और ये यहाँ भी देखना है। फिर आपका है लैंड रिसोर्सेस एंड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो आपका है इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन कहा जाता है। नो डाउट आज के डेट में इसका जो प्रॉब्लम, इस पर बहुत ज्यादा प्रेशर है और एक तरह से एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन आपको इसका स्टडी करना है। फिर आप वाटर रिसोर्सेस, जो इंडिया में एक तरह से 4% वाटर है वर्ल्ड का, और पॉपुलेशन हमारे पास 70% है, 17% है, तो क्या है वो आपका लोड है। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपका, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कंटेक्स्ट। अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपके जो 17 गोल्स हैं, तो इसमें आपको ये भी देखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन,
इंटरनेशनल ट्रेड और जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम। तो ये सारे के सारे देखोगे कि बहुत सारी चीजें इसमें से है जो हमने फंडामेंटल्स ऑफ ये ह्यूमन ज्योग्राफी में इसके पहले वाले जो बुक था उसमें हमने स्टडी किया, हमने देखा। इसके बाद यदि ये देखोगे तो ये इंडिया के कंटेक्स्ट में है। ठीक है, इसमें हमने इंडिया के स्पेशल कंटेक्स्ट में देखा। तो किसी को एक तरह से आपको ग्लोबल लेवल पे जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है उसको बनाना है, उसको बेस बनाना है, उसके बाद आपको उसको इंडियन कंटेक्स्ट में देखना है। ठीक है, एक तरह से ये मान लो कि जो वो हमने थ्योरेटिकल स्तर पर देखा था उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको छोटे स्तर पर। तो जब एक स्पेसिफिक इंडिया के केस में करोगे तो हमको इसको मोर डिटेल, अदरवाइज क्या है ग्लोबल लेवल पे देखते हैं, थ्योरेटिकल लेवल पे देखते हैं तो इंडिया एक यूनिट है। लेकिन अब इंडिया जो है वो होल है। जैसे एक किसी भी वर्ल्ड मैप को आप देखते हो तो उसमें एक छोटा सा हो सकता है आइलैंड हो, लेकिन उसको जब एक्सपेंड करते हो तो वो आपका एक्सपेंशन ये एक तरह से ये है। ठीक है, अब पेपर 2 में जो आप वर्क कर रहे हो ग्रामर वगैरह पे वो कंटिन्यू वर्क करते रहो। जो आप टेस्ट है वो उसको अब तक हमने एक तरह से 2 टेस्ट आपको कंडक्ट करवा चुके हैं जो मेंटरशिप प्रोग्राम में है। मीन्स टोटल ऑब्वियसली है, कुछ लोग हैं स्पेशल टेस्ट लिखते हैं तो वो आप टेस्ट लिखो। इस वीक में आपका ये टास्क रहेगा कि जो आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हो, देखो बहुत बार ये प्रॉब्लम मैं देखता हूँ कैंडिडेट्स में कि जो आप फॉर एग्जांपल ना न्यूज़पेपर ये धीरे धीरे सबकी प्रॉब्लम होती जा रही है कि हम क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर की एनालिसिस, आज के डेट में ये नंबर ऑफ यूट्यूब चैनल्स हैं जो न्यूज़पेपर की एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं। उसके चक्कर में बहुत बार क्या होता है कि हम न्यूज़पेपर को एक्चुअल में नहीं पढ़ते हैं। ये सबके साथ प्रॉब्लम होता है। मैं खुद भी बहुत बार, मेरे पास शायद इतना टाइम बहुत बार नहीं होता है कि उस न्यूज़पेपर के आर्टिकल को प्रॉपर पढ़ सकें। तो इस वीक में आपका ये टारगेट है कि डेली न्यूज़पेपर को जो पढ़ते हो तो आप 3 डेज का, ऐसा नहीं एक ही दिन बैठ करके इसको करने लगो। मैं ये कहूंगा कि इसको फॉर एग्जांपल एक आज करो, तो आज ट्यूसडे है तो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे आप डेली पढ़ो। लेकिन ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे इन 3 डेज आप पूरे न्यूज़पेपर को तो डेली पढ़ रहे हो, लेकिन इसमें एक एक आर्टिकल को चुनो। एक आर्टिकल अच्छा सा जो भी हो, एक बड़ा सा आर्टिकल हो, उसको चुनो, उसको 3 बार 4 बार पढ़ो। शायद जैसे देखो हर अलग अलग में है, कोई ऐसे हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग है कि 1 टाइम में कंप्लीट हो जा रहा, दैट्स फाइन। कुछ ऐसे आप में से हो जिनको शायद एक बार में चीजें कंप्लीट ना हो। जैसे एक तरह से इसको ये मान के चलो कि रीडिंग कम्प्रिहेंशन इसको हम कर रहे हैं, तो रीडिंग कम्प्रिहेंशन तो उसको रीड करो। मान के चलो कि 1000 वर्ड्स का या 1200 वर्ड्स का एक आर्टिकल है, उसको आप पढ़ो और उसको 300 से 400 वर्ड्स के बीच में उसको लिखो। मैं यही कहूंगा कि इस चीज को करो। और इट्स बेटर है इंग्लिश वाले करो, जो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो उनके लिए भी मैं ये कहूंगा कि आपको इंग्लिश में ही करना चाहिए इसको। तो जो भी सारे कैंडिडेट हो, ये जो ऑब्वियसली बात है, जो पेड प्रोग्राम वाले हो जो हमारे पास, वो सेंड करोगे तो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे इन 3 डेज का इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर जो भी आपको लगता है, आपको जरूरी नहीं आप फिजिकल शायद न्यूज़पेपर नहीं ले रहे हो तो आप ई न्यूज़पेपर जो भी है कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाती है। तो आप ई ई पेपर लो, उसको एक आर्टिकल है। यदि आप फिजिकल न्यूज़पेपर लेते हो दैट्स गुड, उसको आप पढ़ो मल्टीपल टाइम्स। यदि आपको एक बार में नहीं समझ में आता 2 बार पढ़ो, 2 बार में समझ नहीं आता है 3 बार में पढ़ो, और उसको 300 to 400 वर्ड्स में उसको करके करना है। और सैटरडे को इवनिंग तक हमको ये सेंड करना है। ठीक है, तो ये आपका वर्क रहा पेपर 2 में। और जैसे आप जो ग्रामर वगैरह का कर रहे हो, जो आपने टेस्ट दिया उसकी एनालिसिस, तो वो तो आपको पैरेलली करना ही, करते ही रहना होगा। ठीक है, तो ये आपको एक तरह से देखा जाए ये वाला सेशन है जो 22 ऑफ फेब तक आपका चलेगा। फिर हमारा जो हम दूसरे सब्जेक्ट पे फिर वर्क करेंगे। ओके, कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स है
तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जिनको भी टेस्ट देना, फॉर एग्जांपल जो सब्सक्राइबर नहीं है, ऑब्वियसली जो टारगेट हम देते हैं तो ये ओपन में डालते हैं ताकि सब लोग इसको देख सकें। और जिनको भी लगता है कि हमें टेस्ट वगैरह देना है, कुछ सपोर्ट की जरूरत है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।